आज स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के कार्यक्रमों के अंतर्गत जो डिफरेंट विभागों के साक्षात्कार और सम्मान का हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, उसका ये पहला दिवस है जिसमें हम पुलिस डिपार्टमेंट और जुडिशरी डिपार्टमेंट उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारे बीच अतिथि उपस्थित हैं जिनका परिचय मैं करवाना चाहता हूं। तो मेरे बगल में श्री गोपीराम जी हैं जिन्होंने लगभग 50 वर्ष से अधिवक्ता के रूप में समाज को सेवा दे रहे हैं। आप एक किसान भी हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हुए आपने शिक्षा पर आपके परिवार ने बहुत जोर दिया। आप सफल हुए और अधिवक्ता के रूप में आज 50 वर्ष हो गए हैं, उस समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने 1993 में बीजेपी की टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। एक अच्छे खासे व्यक्तित्व को प्राप्त हुए हैं, इतना उन्होंने अपनी जीवन शैली को उत्तम बनाया है। आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। 1978 से 82 5 साल तक वो जो है बार एसोसिएशन राठ के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे राठ क्षेत्र में अतौलिया जो मोहल्ला है, पहले ग्राम सभा रही, उसमें उड़िया बाबा मंदिर जो मंदिर है उसकी जो समिति है उसके आप अध्यक्ष भी रहे हैं। आप श्री राम सेवा कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं और बीते समय में बीएनबी इंटर कॉलेज और महाविद्यालय के आप लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो क्योंकि आपने एनसीसी की ट्रेनिंग प्राप्त ऑलरेडी कर ली थी और बी और सी सर्टिफिकेट आपके पास रहे तो आपका सेकंड लेफ्टिनेंट में चयन हो गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि जो लेटर आया था ज्वाइनिंग का वो मिसप्लेस हो गया था और वो किसी वजह से हुआ। ये लंबी कहानी है। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं। आज वो 76 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन सतत उनकी सेवा जारी है समाज के लिए। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस शो में कि आप आए, आपने कीमती समय अपना निकाला है। आपके बगल में श्री महेंद्र जी बैठे हुए हैं और आप पिछले 32 सालों से अधिवक्ता के रूप में समाज की सेवा जो है कर रहे हैं। आपने 1990 में बीएससी एलएलबी किया था और 1992 में एमपीपीसीएस जे भी क्रैक किया था। आपने बिहार एपीपी भी क्रैक किया है और आप अधिवक्ता के रूप में 2004 में बार एसोसिएशन राठ के सेक्रेटरी रहे। 2006 में आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2018 में रेवेन्यू एडीजीसी के पद पर आप तैनात हुए। आप एक किसान परिवार से भी हैं और अधिवक्ता परिषद के सदस्य भी आप हैं और उसके कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी हैं। आप भी बीएनबी जो हमारा स्वामी ब्रह्मानंद जी का संस्थान है उसमें लीगल एडवाइजर रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि हमारे बीच में महेंद्र जी हैं और वो बीएनबी के जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के संस्थान है उसमें लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। तो हम अपने कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं कि आपने कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। इसके बाद आपके बाईं ओर श्री दिनेश कुमार पांडे जी हैं, इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी शिक्षा जो है अमेठी से हुई है और 1990 में आपने जो है पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। करीब 34 वर्ष हो गए हैं आपको समाज की सेवा करते करते, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके बाईं तरफ श्री एसआई मनोज पांडे जी हैं और आपने बीकॉम किया हुआ है और आपकी पहली सर्विस 2013 में स्टार्ट हुई। आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए और अभी 2019 में राठ में एसआई के रूप में जो है सेवा दे रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो ये कार्यक्रम स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के अंतर्गत जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साक्षात्कार हैं उसमें इंटरव्यू रखने का ये एक थोड़ा सा उद्देश्य है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने लोकल क्षेत्र में जो योग्यताएं, जो अनुभव, जो प्रभुताएं उपलब्ध हैं उनसे कनेक्ट कर सकें। क्योंकि जब हमारे देश का कोना कोना जो युवाओं से आज भरा पड़ा है वो सही दिशा डायरेक्शन प्राप्त कर पाएंगे अपने लोकल के लोगों से जो उनके बहुत इजीली अवेलेबल योग्यताएं हैं उनसे जुड़ सकेंगे, अपने जीवन शैली का वो जब उन चीज़ों का हिस्सा बना पाएंगे तो हमारे देश का कोना कोना डेवलप होगा। तो उसी भावना से स्वामी जी ने इस क्षेत्र को जो शिक्षा के मार्ग पर
आगे बढ़ाया है और आज ये शिक्षित क्षेत्र कहा जाने लगा है, क्योंकि ये क्षेत्र कभी इस प्रकार का रहा है कि यहाँ बहुत लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, लेकिन आज स्वामी जी की कृपा से आज स्वामी जी हमारे बीच में एक प्रकार से जीवंत रूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं और उन्हीं के कारण आज ये क्षेत्र जो है शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ गया है। तो साक्षात्कार के क्रम में मैं शुरुआत करना चाहूँगा श्री गोपीराम जी से। मेरा पहला सवाल है, जो आप लोग समझते हैं कि जो आम आदमी होता है उसके अंदर जुडिशरी हो या कानून से थोड़ा सा भय रहता है, तो मेरा ये पर्पस रहेगा कि लोग इस इंटरव्यू से थोड़ा सा ये जान सकें कि ये डिपार्टमेंट्स हमारे जीवन को भय मुक्त करने के लिए हैं और हम इनसे जितना इजीली जितना अच्छी जानकारी के साथ जुड़ेंगे उससे डिपार्टमेंट को भी आपकी सेवा करने में, आप लोगों को जो सुविधा देने में जो है और अच्छी व्यवस्था करने में सुविधा होगी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे जीवन में न्यायपालिका का और न्याय का क्या रोल है, क्या महत्व है? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर के स्वतंत्र हुआ। जो हमारा न्याय विभाग है, जुडिशरी है, जिस पे आपने मुझे प्रश्न किया है, वो उसी समय से जो है उसी कल्चर के द्वारा निर्मित हुआ था और उन्होंने भारत को भय में डाल के, यहाँ की जनता को भय में डाल के राज कायम किया था। उसी परिप्रेक्ष्य में जो आपका न्याय विभाग था उसका अनुकरण करते हुए भी भारत में लागू किया गया। लेकिन जब हमारा संविधान 50 में बना तो उसकी कुछ विसंगतियाँ दूर हुई, लेकिन पूरी विसंगतियाँ दूर नहीं हुई। सबसे बड़ी विसंगतियाँ यही थी कि यहाँ का जनमानस भय से ग्रसित रहा है जी, और उसको निवारण के लिए जितने भी प्रयत्न किए वो कम किए। शोषण की प्रवृत्ति पहले भी रही और देश स्वतंत्र होने के बाद भी आम नागरिकों का शोषण की प्रवृत्ति चलती रही और आज भी शोषण की प्रवृत्ति सामने है। भयमुक्त समाज तब हो पाएगा जब हम सब लोग अपने स्वार्थपरता को छोड़ करके समरसता के आधार पर आम जनता की प्रगति के लिए अग्रसर होंगे और हम चाहे न्याय विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका, सभी में स्वार्थपरता की भावना व्याप्त है। स्वार्थपरता खत्म होने के बाद हम भयमुक्त होंगे। दूसरा, राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी हमारी चाहे न्याय प्रणाली हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कहीं ना कहीं से उपेक्षित होती है। जब उपेक्षित होती है तो उसका शिकार आम नागरिक को झेलना पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये समय पुराने समय से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लोगों के पास योग्यताएं आ गई हैं, बहुत लोग शिक्षित हो गए हैं, मॉडर्न युग आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैं महेंद्र से ये सवाल करना चाहूँगा कि आज भी करोड़ों केस बाकी हैं, तो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा अपनी स्पीड क्यों नहीं बढ़ा रही है? ऐसा सुनने में आता है कितने सारे केस लंबित हैं और अभी भी जो है लोग कतराते हैं जुडिशरी की तरफ जाने में, न्याय मांगने के लिए वो इधर उधर का रास्ता खोजते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इसमें लंबा समय लगता है। तो ऐसा क्यों है कि इसमें इतना लंबा समय लगता है? देखिए शैलेंद्र जी, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और आपकी न्यायपालिका। जी,
हम जिससे जुड़े हैं वो न्यायपालिका से जुड़े हैं। जी जब कार्यपालिका और विधायिका अपने संवैधानिक दायित्व को नहीं निर्वहन कर पाती है सही ढंग से, तब न्यायपालिका आगे आती है। जी और न्यायपालिका कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं है। जो हम श्रेय लेते हैं या जिसके माध्यम से हम एक्टिवेट करते हैं अपने आदेशों को और या अपने उनको, तो वो हम अपनी कार्यपालिका और विधायिका के माध्यम से करते हैं। जी समय समय पे हमारे पूर्व न्यायाधीश वगैरह ने जो कई उदाहरण के तौर पे हैं, इमरजेंसी में 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई तो उस टाइम पे हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे। हम ऐसी संस्था से जुड़े थे, सरस्वती शिशु मंदिर से, जहाँ पे हमारे सारे आचार ग्रहण मीसा में बंद हो गए थे। तो हुआ ये कि अब हम लोगों का अध्यापन और सब सुचारू रूप से नहीं चला, बंद हो गए। इसके बाद हमें प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। हमने अपना प्रयास जारी रखा। आज उसी शिक्षा के ग्रहण करते करते आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। है क्या, जो न्यायपालिका में आज लंबित केस हैं, इस दिशा में न्यायपालिका ने कई कदम उठाए हैं। जैसे विधिक साक्षरता के कैंप लगा लगा के उनको समझौते के माध्यम से जो है निपटाने की कोशिश की, लेकिन है वास्तव में है क्या, ये भी अपने में अपूर्ण है। जो किए गए कार्य संवैधानिक रूप से वो भी पूर्ण नहीं है क्या, वास्तव में अब जो न्यायिक सेवा में जो बैठा हुआ है आदमी, वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उसमें अब न्यायिक परिकता नहीं है, बल्कि एक सेवा योजन का आधार मान लिया उन्होंने। यानी जो जजेज हैं वो हमारे केवल वेतन भोगी कर्मचारी बन गए और उनके ऊपर न्यायपालिका ने या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने केवल उनको कोटा सिस्टम से डिस्पोजल करने का दे दिया। तो इसमें जो वास्तव में लंबित वाद है सिविल से संबंधित, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई सिविल से संबंधित वादों का निस्तारण एक मेरिट के आधार पे होता हो। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। लेकिन यही जो क्रिमिनल से या हमारे साहबान जो मोटर व्हीकल एक्ट के माध्यम से लाते हैं, इस पे डिस्पोजल करके हमारे माननीय न्यायाधीश जो है वाहवाही कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हमने इतने मामले निपटा दिए, जबकि वास्तव में जो हमारे लंबित वाद हैं सिविल के, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें फाइल का अध्ययन पूरी तरह करके गंभीरता से इसके निस्तारण में लगना चाहिए। 5-5 साल 6-6 साल रेस्टोरेशन पे डले रहते हैं, या जजों ने एक और माननीय न्यायाधीश लोगों ने एक परंपरा चला रखी है अदम पैरवी में खारिज करने का। कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने देखा कि एक पार्टी नहीं, एक पक्षकार नहीं आई, तो उन्होंने जो है 9-9 आदेश 9-9 में कर दिया या आदेश 9-4 में कर दिया। इस तरीके से उनका निस्तारण करके अपने कर्तव्य की इतिश्री लेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत परंपरा है। इस पे मैं ये कहता हूँ कि ये सरासर जो है वादकारियों के साथ अन्याय है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि कहा जाता है देर में अगर न्याय मिलता है तो वो अन्याय के बराबर है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इमरजेंसी में कोई ऐसा केस पड़ जाता है तो 12 बजे रात को भी उसको खोला जाता है। आज ये इतिहास बन चुका है, ये नई बात नहीं है। नहीं। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए, व्यवस्था थोड़ा और बेहतर होनी चाहिए। और मैं दिनेश जी से ये सवाल करना चाहता हूँ। पॉज कर लीजिए। महेंद्र जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आपने देखा हो अक्सर जैसे कोई मुकदमा लिखा जाता है तो उसमें होता क्या है कि मुकदमा पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर वो जुडिशरी के पास जाता है। तो जो भी मुकदमा लिखवाया जाता है उसमें पहले इनिशियल कोई जांच होती है। तो ये मेरा भी अनुभव रहा और बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई है और समाज में ये सुनने को भी मिलता है कि जो जांच अधिकारी होता है वो बायस होता है, बहुत स्वच्छ नहीं होता। मैं सीधे सीधे कहूँ, ऐसा सुनने में आता है। तो जांच अधिकारी यदि भ्रष्ट है, वो अपने जो उनके जो
जो शपथ है जो उनको दिलाई जाती है ट्रेनिंग टाइम में, यदि वो भूल जाते हैं उस चीज़ को कि समाज सेवा के लिए उन्होंने वर्दी धारण की है, तो जांच करते वक्त वो जो है अपनी जांच में थोड़ा बहुत हेर फेर करते हैं और कभी कोई जो है जो निर्दोष होता है उसके ही जो है खिलाफ जांच में लिख दिया जाता है। तो इससे एक तो समस्या ये हो जाती है, कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को परेशान ना होना पड़े इसलिए जुडिशरी होती है। तो यदि जांच अधिकारी इतना बड़ा गुनाह कर देता है कि निर्दोष को ही दोषी बना देता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो जांच अधिकारी के खिलाफ किस प्रकार से प्रोसेस आगे बढ़े, और जो जिसने जो ये वाद खड़ा किया है जो निर्दोष है वो किस प्रकार से अपना बचाव करे, और जो ये जांच करने वाले जो भ्रष्ट लोग हैं इनको कैसे दंडित किया जाए, इसका क्या प्रोसेस है? इसके बारे में भी अपनी जो दंड प्रक्रिया संहिता है इनमें भी है, और केंद्रीय जो कर्मचारियों की जो है आचरण नियमावली बनी है उसमें भी है, और इनको उसी के तहत प्रोटेक्शन भी मिलेगा। कोई भी विवेचना अधिकारी अगर गलत विवेचना करता है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वो न्यायालय के माध्यम से जाती है जी। जब न्यायालय में जाती है तो उस पर जज देखता है कि कितनी इसमें सच्चाई है, इसकी चार्जशीट में कितना क्या है। अगर उसमें उसको लगता है कि नहीं ये चार्जशीट सही आई है और इसमें अब आगे कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है और ये सही आई है, तो वो उसको संज्ञान में लेके और उसके खिलाफ चार्ज बनाता है जी। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी अगर उसमें कमी पाई जाती है और न्यायाधीश को ये लगता है कि इसकी अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसको जांच को पूरा करने के लिए अभी और ज़रूरत है जी। तो इसके लिए वो जो है अपनी जांच को फिर से दोबारा कहेगा विवेचक से या विवेचना अधिकारी से या ऊंचे अधिकारियों से। इसके बाद वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन 178 जो पुरानी CRPC की धारा है उसके अंतर्गत वो आदेश देगा कि अभी इसमें और साक्ष्य जुटाया जाए पूरी तरह साक्ष्य। लेकिन ये प्रोसेस जो है वो जज की तरफ से आ जाता है या मजिस्ट्रेट की तरफ से आता है। मैं चाहता हूं यदि वादी को ये मालूम है कि उसके साथ ये गलत हो रहा है तो उसके लिए क्या अधिकार है? मैं इसके लिए भी बता रहा हूँ। सर्वप्रथम ये है कि अगर वो विवेचना सही नहीं कर रहा है जी तो उसके लिए आपके लिए विकल्प खुले हुए हैं जी। आप अपने विवेचना अधिकारी की तुरंत ऊपर उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं और उसके लिए आपको सबसे पहले ये करना है कि बाकायदा हलफनामा बना के एक शपथ पत्र में आप उसकी सूचना उनको दें कि साहब मेरे 161 के बयान नहीं हुए, 164 के बयान नहीं हुए और इसके अंतर्गत जो है ना इन्होंने मेरे बताए हुए अनुसार जो है नक्शा नजरी बनाया, ना इन्होंने जो है मेरे बयानों या मेरे साक्षियों का जो है कोई बयान संकलित किया। इसके लिए वो अपने SP महोदय या अभियोजन विभाग को ये अपना लिख के दे सकता है। वो शपथ पत्र विवेचना के दौरान कहीं पे भी अपने पुलिस अधीक्षक को दे सकता है, उसका एक रिकॉर्ड रखे, वो फिर न्यायालय में प्रेषित करे कि साहब इस विवेचना अधिकारी ने विवेचना सही नहीं की, इसमें ये पॉइंट छोड़ दिए हैं या नक्शा नजरी सही नहीं बनाया है या इसमें जो है इन्होंने मिली भगत से ये बयान अपने आप से लिख लिए और मुझसे कोई पूछताछ नहीं की। तो वो शपथ पत्र न्यायालय ध्यान में रखेगा और ये कहेगा कि वास्तव में इसने जो है दौरान विवेचना ही ये चीज न्यायालय के संज्ञान में लाई और ऊपर इन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत की, तो जिससे जो है न्यायालय उस चीज को संज्ञान में लेके फिर पुनः इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकता है। अगर उच्च अधिकारी पुलिस के सहमत हैं तो उसमें SP विवेचक को बदल के दूसरा विवेचक नियुक्त कर देता है, विवेचना अधिकारी बदल सकते हैं, ये उनको पावर है पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। और इसी के साथ साथ न्यायालय को भी है कि वो विवेचक को सही दिशा में न जाने के लिए उसमें भी वो उनके यहाँ तक कि उनकी चारित्रिक पंजिका के लिए SP को भी लिख सकता है जी, इतना पावर है। तो ये अपने आपके मूल अधिकार हैं जिसपे आप अपना हनन के लिए आप अपने जागरूक रह के हुए आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारी। एक एडिशनल थोड़ा सा सवाल इसमें और भी है कि यदि विवेचना हो गई है, चार्जशीट बन गई है
और वो कोर्ट में पेश हो गई है, क्या उस टाइम पे भी जो वादी है वो कोर्ट में ये कह सकता है कि विवेचना ठीक नहीं हुई है? ये अपने जो पीड़ित पक्ष है या वादी है वो इसको अपने साक्ष्य के दौरान ला सकता है जी। अपने साक्ष्यों से वो कथन सिद्ध कर सकता है जी। कि जो विवेचना अधिकारी ने संकलित नहीं की। बहुत सुंदर। दूसरी बात इसी में जी। अगर संकलित नहीं किए हैं तो वो जिसको कहता है जी। कि दौरान विवेचना इनको भी इनसे पूछताछ होना चाहिए या इनको अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, तो वो न्यायालय साक्ष्य के आधार पर उसको बाद में रिसप्लीमेंट के रूप में जो है उनको अभियुक्त बना सकता है। ये भी हमारे संवैधानिक अधिकार है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब अगला सवाल मैं गोपीराम जी से करना चाहूंगा कि हर जिले में कहा जाता है एक पोस्टमार्टम हाउस होता है, लेकिन जिला अपने हमीरपुर में 2 पोस्टमार्टम हाउस है यदि आर्ट का संदर्भ दिया जाए। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? स्वामी जी ने शिक्षा के द्वारा समाज को किस प्रकार से जो है बदला है कि आज पिछड़ा क्षेत्र जो एक प्रकार से हमेशा लड़ाई झगड़ों के लिए जाना जाता रहा और आज वो क्षेत्र शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ गया है और हम लोगों को एक सुंदर जीवन शैली मिल रही है। और ये कहना चाहिए कि अब जैसे विकासशील से विकसित क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं हैं और वैसी मानसिकता डेवलप हो रही है। तो इस पोस्टमार्टम हाउस जो है वो 2 क्यों है, इसके पीछे स्वामी जी और इसके पीछे क्या कारण है, ये कहानी जरा स्पष्ट करें। पूज्य स्वामी जी ने इस देश के विकास, इस समाज के क्षेत्र के विकास के लिए बहुआयामी काम किया है जी। सर्वप्रथम तो उन्होंने विद्यालय खोला। विद्यालय खोलने के बाद जब उनको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर क्राइम हिस्ट्री ज़्यादा डेवलप हो रही है और वो इतने स्वामी जी चिंतक थे इस समाज के उत्थान के लिए कि उनकी पीड़ा नहीं देखी जा सकती जी, तो उन्होंने अपने विद्यालय में ही, क्योंकि वो राजनीतिक स्वभाव के भी थे जी और अग्रणी व्यक्तियों में थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में भी काम किया है जी। उनको पीड़ा थी समाज में, तो उनके सामने एक प्रकरण आया कि यहाँ मर्डर हुआ और उस मर्डर को पोस्टमार्टम के लिए 3 दिन का इंतजार करना पड़ा और हमीरपुर रखा। तो स्वामी जी ने उस समय की व्यवस्था को, कलेक्टर को ये अनुरोध किया कि ये सब यहाँ पर एक दिन में 10-10, 5-5, 15-15 डेड बॉडी आ रही हैं, तो इनको वहाँ ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है, जनता भी थोड़ी परेशान थी जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक हाउस तैयार करा है। तो उस समय जो कलेक्टर थे तो उन्होंने कहा कि भाई जगह तो मिलना चाहिए, जगह कहाँ मिले, कहाँ होना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा मेरी शिक्षण संस्थान है, मैं दूंगा जगह। तो स्वामी जी ने पोस्टमार्टम हाउस के लिए अपने ही विद्यालय के जो उनको दान में जगह मिली थी जी, वो जगह बीच सेंटर में चिन्हित किया। और उन्होंने क्यों किया कि इससे बच्चों को भय मुक्त मिलेगा और उनको कुछ ज्ञानवर्धन होगा कि जो यहाँ पोस्टमार्टम होगा, पढ़ने लिखने वाले जियोलॉजी वालों को भी एक सुविधा मिलेगी। केवल स्वामी जी ने पोस्टमार्टम के लिए चिंता नहीं की, स्वामी जी ने डेड बॉडी के लिए चिंता नहीं की, स्वामी जी ने किसानों के उत्थान के लिए चिंता की। तो किसानों के लिए उन्होंने जो है अपनी जमीन, आपके जो मंडी को लॉकडाउन दे दी, जबकि कृषि फार्म की जमीन थी जी, मंडी को गवर्नमेंट को दे दी थी, हिसाब से हमारी मंडी बना दी। केवल इतना ही नहीं, स्वामी जी को जहाँ भी जिस चीज़ की आवश्यकता होती थी इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वामी जी अग्रणी भूमिका निभाते थे। और उसका जो सुलभ संदेश गया तो ये गया कि हमारे जो क्राइम वाले लोग थे उनको काफ़ी राहत मिलने लगी और वो डेड बॉडी के पोस्टमार्टम यहाँ के यहाँ होने लगा।
उसका इतिहास केवल यही था और इसका कोई दूसरा इतिहास नहीं था कि स्वामी जी अगर ये सब ना करते तो यहाँ हम लोग आज भी दुखद स्थिति में होते। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी ने जो एक खराब चीज़ें कहना चाहिए, कोई नहीं चाहता कि समाज में लड़ाई झगड़े हों, लेकिन यदि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स इशू उनके सामने आया भी तो उन्होंने इस विषय को पॉजिटिवली इस ऐसे दिशा के रूप में उपयोग किया जिसमें पोस्टमार्टम हाउस तो बना ही, लेकिन वो इन खराब कामों के लिए जनता के हृदय में एक भय व्याप्त हो और वो शिक्षा के मार्ग पर चल सकें, किसानों का भला हो सके, क्षेत्र का डेवलपमेंट हो सके, एक सही दिशा मिल सके, ऐसी दूरदर्शिता के साथ उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के लिए जो है रिकमेंडेशन दिया और वो चीज़ हुई। तो हमारे क्षेत्र में कहना ये एक अनोखा उदाहरण है कि यहाँ पर 2 पोस्टमार्टम हाउस हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी है महेंद्र जी, ये बताइए कि जैसे हमारा क्षेत्र हमेशा कहा जाता है थोड़ा सा जैसे आला उदल है और ये थोड़ा सा बड़े लड़िया है, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा या संग्राम के विषय में थोड़ा सा ज़्यादा जागृत रहे या ऐसी आवश्यकताएं कभी इतिहास में रही होंगी, लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा रहे। लेकिन आज शिक्षा का युग है और हम हर व्यक्ति मॉडर्न हो रहा है और मानसिक पहलुओं पे अब जीवन शैली चल रही है, तो किस प्रकार से समाज में आज भी यदि कहीं वैमनस्यता है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और जो है नकारात्मक सोच के लोग हैं, उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से जो है शिक्षा का जो है सहारा लेकर के जो है नई पीढ़ी को प्रेरित किया जा सकता है कि ये जो है जीवन शैली को जो है सकारात्मक दिशा में जो हम लोग ले चलें। शैलेंद्र जी, हमारे महामना स्वामी ब्रह्मानंद जी की सोच वास्तव में बहुत दूरदृष्टि की थी जी, और हमें ऐसा लगता है कि अपने आप में एक बहुमुखी व्यक्तित्व था उनका जी। जो आदमी स्वयं निरक्षर हो लेकिन अपने क्षेत्र के और समाज के, ऐसा नहीं है, ये हमारे विचारधारा से मैं इसमें एक कमेंट्स करना चाहूँगा जी कि कुछ लोगों ने इसे केवल स्वामी जी को एक लोधी समाज के ही व्यक्तित्व के रूप में लेके निखारा। क्योंकि स्वामी जी की गोद में मैं भी खेला हूँ, मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं इसमें वो हूँ। मुझे अब मेरे पिताजी बताया करते थे कि इस संस्था का सृजन जो है 7 जातियों से हुआ था। इसमें एक मेहता जाति के थे महोबा के, वो अब शायद खत्म हो चुके हैं। वो स्वामी जी के सबसे बड़े सच्चे सेवक के रूप में थे। मुझे नाम याद नहीं है, वो विगत पिछले वर्ष जो है एक्सपायर हो गए और स्वामी जी के बिल्कुल सानिध्य में रहते थे, स्वामी जी की भरपूर सेवा करते थे। तो इसमें 7 जातियों का श्रेय था। कमेटी जो सर्वप्रथम बनी थी वो 7 जातियों से ही बनी थी। इसमें सभी जातियों के प्रतिनिधित्व था। स्वामी जी की सोच ये थी, लेकिन हमारे कुछ तथाकथित लोगों ने इनके व्यक्तित्व को संकीर्ण ज्यादा कर दिया कि केवल एक ये लोधी समाज के ही महापुरुष रह गए। मैं आज भी कहता हूँ कि स्वामी जी को एक संकीर्ण विचारधारा में न बांधें, बहुमुखी व्यक्तित्व है, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इससे बड़ी क्या हो सकती, सर्वप्रथम जो हमारे इंटर कॉलेज के जो अध्यापक थे या प्रधानाचार्य थे वो उद्धव प्रसाद सिंह यादव थे। कोई इनके समाज के नहीं थे जी, उद्धव प्रसाद सिंह यादव थे। उन्होंने भी मेहनत इस ढंग से की कि वो उन्होंने विद्यालय को इतनी तेजी से बढ़ाया कि जो 2,500-3,000 हजार बच्चे जो है उसमें अध्यापन करते थे। छात्रावास में दूर दूर से लोग आते थे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा याद है कि मणिपुर और आपके नागालैंड तक के बच्चे यहाँ और आंध्रा के यहाँ बच्चे MSc फेलोशिप करने आते थे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि एक जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हमारे घर में किराए से रह चुके हैं। एक चेन्नई से व्यक्ति आए थे पढ़ने के लिए, वो मेरे घर में किराए से रहते। तो ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और स्वामी जी वास्तव में यूँ कहा जाए कि संत तो हर जात से ऊपर होता है,
वो सर्व समाज का होता है। संत बनने का मतलब ये है कि उसके लिए केवल एक मानव जाति ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड में वो जो है एक परिवार के रूप में समझता है कि, और जो है सदा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। उसके लिए ये अंतर नहीं रह जाता कि ये मेरा है ये पराया है, वो सबके बारे में सोचता है। और वास्तव में स्वामी जी ने अपना सर्वस्व त्यागा है, वो इसी भाव से त्यागा, वो त्याग मूर्ति कहे भी जाते हैं। और उन्होंने जिस भी क्षेत्र में काम किया है वास्तव में निस्वार्थ भाव से किया है काम। और आज जो कुछ भी यहाँ पर है वास्तव में उनकी जो है जीवन शैली का जो है उदाहरण है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसी से संबंधित एक सवाल और भी करना चाहता हूँ कि स्वामी जी ने जैसे शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा अधिक काम किया, क्षेत्र आज पूरा ये देख रहा है कि पूरा क्षेत्र जो बदला है, जो जीवन शैली बदल गई है, वो क्योंकि उन्होंने पूरे क्षेत्र को जो है शिक्षा के मार्ग पर जो है आगे बढ़ाया है। तो जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज वगैरह आ गई हैं तो हमें भी उससे जोड़ने की आवश्यकता है। तो जैसा कि जुडिशरी सिस्टम है या पुलिस डिपार्टमेंट है या और भी अन्य डिपार्टमेंट है, तो इसी प्रकार जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई है। इसके लिए भी ट्रेनिंग वगैरह होती है। प्रधानमंत्री पोर्टल पे ये भी थोड़ा सा कहा जाता है कि जो लोग इसके लिए वॉलेंटियर रूप में लोगों समाज को जागृत कर रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो जुडिशियल सिस्टम में जो ऑनलाइन सिस्टम है और पुलिस डिपार्टमेंट जो ऑनलाइन सिस्टम जैसे योगी आदित्यनाथ जी का पोर्टल है वहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, ये वास्तव में कितना कारगर है और इसके लिए क्या समाज में वास्तव में लोकल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है या सिर्फ इसका जो है कहने के लिए है कि ये सिस्टम अवेलेबल है, इसका कोई उपयोग हो भी रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरा अपना जो अनुभव है वो ये है कि 100 लोगों में शायद 2-4 लोग हैं कभी ऑनलाइन शिकायत करते हैं। यहाँ लोकल स्तर पर मैंने ये देखा है। तो ऐसा क्यों है? जो भी टेक्नोलॉजी है, आपने बचपन में एक पढ़ा होगा विज्ञान वरदान या अभिशाप। हर सिक्के के दो पहलू हैं, एक नकारात्मक है एक सकारात्मक है। हमें आज की संचार व्यवस्था में मोबाइल प्राप्त हुआ जी, इसका डाटा हमारे युवा कहाँ खर्च कर रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं जी। और एक इसका सकारात्मक पक्ष है, जो पढ़ने वाले भी बच्चे हैं वो इसका डाटा का यूज जो है अपने कोर्स की किताबों से करते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी ने एग्रीकल्चर विषय पे ये इस वजह से बनाया था क्योंकि हमारे यहाँ की जो क्षेत्र की जनता थी वो ज़्यादातर कृषि से बंधी हुई थी और उनका जो कहने का मतलब प्रवेश था वो भी कृषक के रूप में था जी। तो इन्होंने यहाँ पे ना तो आर्ट साइड का विद्यालय खोला ना कोई दूसरे विद्यालय खोले, मात्र एग्रीकल्चर को प्राथमिकता देते हुए जो है एग्रीकल्चर विद्यालय जो MSc तक है आज और अच्छे उसमें हैं और इनके जो छात्र हैं वो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर भी रहे। तो स्वामी जी की जो सोच थी वो क्षेत्रीय उस पर थी। अब चूंकि टेक्नोलॉजी दूसरी आ गई, ठीक है, उनके जो अनुयायी हैं या उनके वो हैं, हम नहीं कहते कि इसी विद्यालय में ही करें जी, आप इसी विद्यालय के रहते हुए आप दूसरे क्षेत्रों में भी करें जी। जैसे स्वामी जी ने जो है उस जमाने में एग्रीकल्चर के लिए किया जी। मुझे याद है कि स्वामी जी के जो गुरु थे तो उन्होंने कहा भाई आप किस क्षेत्र में क्या चाहते हैं, आश्रम लेना चाहते हैं कि गौशाला लेना चाहते हैं? स्वामी जी बोले साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जो है एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ और उस पर जो है आप मुझे थोड़ा सा सहयोग कर दें। तो जो इनके गुरु थे अखंडानंद जी थे ना, तो उन्होंने जो है इनको यही कहा और इनको शिक्षा के ही क्षेत्र में जाने। आज इतना बड़ा वट वृक्ष विशाल खड़ा हो गया जिसपे हम सब उनकी छत्र छाया में आज पले पढ़े उसे और आज इस लायक है कि जो आपके सामने एक साक्षात्कार दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब हमारे जो नए युवा पीढ़ी आ रही है उनको भी इस दिशा में ये सोचना चाहिए कि हम स्वामी जी का जो नाम एक व्यावसायिकता के दौर में ना लें, इनका व्यावसायिक उपयोग ना करें, इनका उपयोग हम अच्छे कार्यों में एक अच्छी क्षेत्र के लिए करें जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी जो टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, हम कहते हैं आज एग्रीकल्चर नहीं है, फार्मेसी का कॉलेज हो सकता है, मेडिकल कॉलेज हो सकता है। जब मैंने इसी विषय पे एक बात की कि भाई महोबा और हमीरपुर
कॉलेज के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो हमारे प्रबंधक जी बोले, अध्यक्ष जी डिग्री कॉलेज के, कि ठीक है, अगर स्वामी जी के नाम पे अगर ये मेडिकल कॉलेज बनाना चाहें तो हम संतोषपुरा में बस 20-25 जितनी भी जगह चाहिए हम देने को तैयार हैं, हमसे ले लें आप मेडिकल कॉलेज के। लेकिन शर्त ये है कि वो स्वामी ब्रह्मानंद मेडिकल कॉलेज के नाम से ही ये विद्यालय या मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जैसे कोई पुस्तक पढ़ने के बाद विद्वान हो जाता है तो समाज विद्वान के पीछे चल पड़ता है। ठीक भी है, कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा स्वाभाविक है। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि यदि कोई पुस्तक पढ़ के वो व्यक्ति विद्वान हो सकता है तो मुझे भी पुस्तक ही पढ़नी चाहिए और विद्वान बन जाना चाहिए। तो स्वामी जी ने यदि कुछ अच्छी चीजें अपने जीवन में अपना करके इतना विशाल व्यक्तित्व प्राप्त किया और उस विशाल व्यक्तित्व से समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाकर समाज का विकास किया, तो हमें उन पहलुओं पर गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या शिक्षाएं थी, ऐसे क्या आचरण थे, चरित्र की क्या खूबसूरती थी जो स्वामी जी ने अपनाई। यदि वही खूबसूरती, वही गुण सद्गुण अगर हम लोग भी अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उच्च कोटि का रहेगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आज हम एक एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं और आप एक बहुत कहना उच्च कोटि के डिपार्टमेंट है जो समाज सेवा में लगा है, जुडिशरी मीन्स एक अंतिम चरण की जो है जो शरण है जहां व्यक्ति जाता है आशा करके कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। आप इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी समाज सेवा के लिए एनजीओ जैसी चीजों का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं समाज में अभी भी सेवा की और भी आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। तो आप थोड़ा हमारा ये मार्गदर्शन करें कि हम आप लोगों के साथ मिलकर आपके मार्गदर्शन में आपके अनुभव का उपयोग करके एक एनजीओ के रूप में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और वास्तव में एनजीओ का जो फॉर्मेट बनाया है गवर्नमेंट ने और जो लोगों के मन में है कि ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो वास्तव में कैसे हम इसे चरितार्थ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे न्याय विभाग में या विधायिका में ये सोच पैदा होगा, कुछ विसंगतियाँ हैं जिसमें समाज आगे बढ़ने में परेशानी महसूस करता है। खैर एक छोटा सा उदाहरण लेके मैं आपको बता जी, हम मेंटेनेंस का केस दायर करते हैं। मेंटेनेंस का कब दायर करते हैं? जब कोई अपाहिज हो जाता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो चाहे बूढ़े माँ बाप हो चाहे आने वाले बच्चे जी, इसका प्रोसीजर लंबा है जी। इस लंबे प्रोसीजर से कानूनी लड़ाई चलती है और ये भी देखा जाता है कि काफ़ी दिन बाद हेरसमेंट हो जाता है, लोग छोड़ जाते हैं जी और दूसरा अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। उसके लिए व्यवस्था एनजीओ के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भरण पोषण अधिनियम जो पहले था जी, उसके तहत एक नेटवर्क स्टार्ट किया एनजीओ के माध्यम जी, और उसमें एक हर क्षेत्र में एक सुलह अधिकारी के नाम का पोस्ट किया, उसके माध्यम से जी पीड़ित व्यक्ति चाहे पूरे माँ बाप हों चाहे बच्चे हों, उनका सहयोग करने के लिए एक योजना बन चुकी है जी। उसके माध्यम से भी हम एक काम कर सकते हैं जी, उससे हमारा संदेश भी अच्छा जाएगा जी। और स्वामी जी का जो प्रकल्प था कि स्वामी जी ने जो प्रण किया था कि यहाँ का कोई आदमी भूखा ना रहे जी, यहाँ का अशिक्षित ना रहे जी, यहाँ का कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा में ना पड़े जी, इन सब चीज़ों के उद्देश्य से जो स्वामी जी ने रचना की थी हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं जी। और स्वामी जी ने एक ये नहीं है कि केवल आप काम ही करते रहो, उन्होंने स्वस्थ रहने की भी प्रेरणा दी और उसके लिए उन्होंने जो है व्यायामशाला, दंगल का आयोजन, इन सब चीज़ों का भी ध्यान दिया है। स्वामी जी ने वनीकरण का भी ध्यान दिया है कि वातावरण हमारे अनुकूल भी रहे।
स्वामी जी ने जितने भी प्रोग्राम डेवलप किए, राजनीति में आए, शिखर की राजनीति जी तो स्वामी जी ने एक चेतना भी दी हम लोगों को कि भाई राजनीति कैसे की जाती है। तो हमारी भी कोई पृष्ठभूमि राजनीतिक परवाह नहीं था, लेकिन स्वामी जी की प्रेरणा से और यहाँ के लोगों की प्रेरणा से हमने भी इसको आगे बढ़ाया, लेकिन वो हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। उसमें कमजोरियाँ थी, इसलिए नहीं पहुँच पाए। उसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप और आगे बढ़ें। एक तो जीवन भर आपने समाज के लिए काम किया ही है, अधिवक्ता के रूप में आप सेवा भी दे रहे हैं, 50 वर्ष से लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं, और हम अब भी शुभकामना देते हैं। इस साक्षात्कार के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही था कि हमारे बीच में, हमारे लोकल स्तर में ऐसी महान विभूतियाँ उपलब्ध हैं, हमें खोजने की आवश्यकता है, उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े अनुभव जिनका उपयोग करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास ऐसी महान विभूतियाँ हैं जिन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, किसी महान उद्देश्य के लिए, अपने स्वयं के जीवन के विकास के लिए बहुत सा संघर्ष किया है। यदि उनके जीवन के अनुभव से हम कुछ सीख सकें तो अपने जीवन को निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में 50 वर्ष से सेवा दे रहे हमारे गोपी राम जी अधिवक्ता के रूप में अभी भी सक्रिय हैं। हमारे बीच में महेंद्र जी हैं जो बहुत ही एक सक्रिय अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और जब भी हम कोई मार्गदर्शन उनसे मांगते हैं सदा तत्पर रहते हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए आप कुछ संदेश दें। शरण जी, स्वामी जी की एक और रहती थी कि जो हमारे समाज के परिवार थे जी, वो ज़्यादातर अब एकल परिवार हो रहे हैं जी। स्वामी जी की सोच हमेशा ये रहती थी कि ये संयुक्त परिवार के रूप में ही ये विकसित हो सकते हैं जी, है क्या, जो समाज की एक इकाई है वो परिवार है जी। जब हमारा परिवार मजबूत होगा हम निश्चित जो है सामाजिक संरचना में मजबूत होंगे, और सामाजिक संरचना में जब हम मजबूत होंगे तो हम जो गांव के मसले हैं, परिवार के मसले हैं, वो हम अपनी इसी इकाई यानी एक सामाजिक इकाई के माध्यम से ही छोटे मोटे मसले अपने हम गांव में ही सॉल्व कर सकते हैं। ना हमें कहीं किसी अधिकारी के पास जाना है, ना हमें कहीं पुलिस में जाना है, ना हमें कहीं जाना है। बिल्कुल। तो मेरी एक जो हमारी नई पीढ़ी है उनसे एक यही गुजारिश है या कहना है कि परिवार को अब एकल रूप में विखंडित ना होने दें। बिल्कुल। परिवार को एक सामूहिक परिवार के रूप में लेके एक सामाजिक संरचना आप अपने ग्राम स्तर पे बनाएं। जी। गांव की लड़ाई झगड़े, गांव की जो मतभेद हैं, मनभेद हैं, वो हम अपने गांव स्तर पे ही निपटाएं। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल हमारी ही जाति के लोग हों, इसमें हम चाहते हैं, वैसे आपने पहले देखा होगा कि जब गांव में कोई थे तो हमें छोटे में सिखाया जाता था कि ये बढ़ई बाबा हैं, ये लोहार बाबा हैं, ये नाई बाबा हैं, या ये हमारी फलानी दाई हैं। तो ये अपनापन है जिससे हम एक सामाजिक रूप से जुड़े रहते थे और अच्छे बुरे में उनका हम सहयोग करते थे। बिल्कुल। तो मेरी फिर से ये है कि स्वामी जी की जो विचारधारा थी, जो उन्होंने 7 जातियों से जो संगठन शुरू किया था, वही संगठन हम अपने गांव स्तर पे भी एक सामाजिक संरचना के रूप में विकसित कर सकते हैं, और बहुत कुछ मनभेद, मतभेद, दुनिया भर की चीजें एक छोटे से ही रूप में हम अपना निस्तारण कर सकते। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम की जो है ये भावना रहे तो तो स्वामी जी के हम सच्चे अनुयायी होंगे, और भोग विलासता से दूर रह के जो है स्वामी जी के अनुगामी बने, सच्चे अनुगामी बने। वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में हो या उन्होंने, यहाँ मैं एक छोटा सा एक वाकया बताऊं, हमारे कुछ अध्यापक जो डिग्री कॉलेज के आए उनको पेंशन नहीं मिल, वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, बेचारों के घर में फाका पड़े थे जी। तो उन्होंने कहा ये तो वही बहुत दिक्कत है और ऐसे कैसे चलेगा। तो स्वामी जी से जब ये बताया गया कि साहब उनकी तनख्वाह नहीं हो रही है, उनको खर्च नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे में ये कैसे विद्यालय चलेगा, जी। तो स्वामी जी ने
तुरंत उस टाइम पे पंडित मूलचंद शर्मा थे और उनके घर गए और वहाँ पहुँचे तो वो बेचारे खाना खा रहे थे। जैसे ही उनको पता पड़ा कि स्वामी जी आए हैं तो हाथ जोड़ के आए, बोले स्वामी जी बताइए कि क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरे अध्यापक जो है वो सो रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप कुछ इसमें सहयोग करें। यानी ये संकोच नहीं था कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए मुझे कुछ दूसरे से मांगना। बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने पंडित मूलचंद शर्मा ने साफ कहा कि स्वामी जी थोड़ा सा इंतजार करिए। वो गए, अपने पत्नी के जो जेवर थे, गहने थे, वो लेके आए और उनको दिए। बोले स्वामी जी मैं इतनी ही सेवा कर सकता हूँ, इससे अपने विद्यालय के अध्यापकों का जो है आप भरण पोषण कर सकें। तो मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि यहाँ वो हमारी जाति के भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने केवल स्वामी जी की एक विचारधारा को मान के उनके सच्चे अनुगामी बने और अपनी पत्नी के जेवर समर्पित किए विद्यालय चलाने के लिए। आज जो इंटर कॉलेज की आप फील्ड देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये भी नगाइच परिवार की है, ये दान की हुई है। ये उन्होंने दान लेने में कहीं कोई संकोच नहीं किया। यहाँ एक लाल बंगला था जो छात्रावास कहलाता है, अभी भी वो लाल बंगला बना हुआ है। ये मिस साहिबा थी, एक अमेरिकन मिशनरी, उनका था। जब ये नीलाम होने लगा तो स्वामी जी ने ये कहा कि इसको तो मुझे खरीदना है और इसको लेना है। और इसके पड़ोस में जो है संस्कृत महाविद्यालय बना था, फिर कृषि फार्म हाउस। उस टाइम पे कृषि फार्म हाउस नहीं था सरकारी। स्वामी जी ने जो है तुरंत खबर भेजी, कलकुआ वालों को कहा कि भाई मुझे इतनी की जरूरत है, और उमरिया वालों को कहा कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने अपने जो है चांदी के सिक्के चलते थे उस टाइम पे, उन्होंने 6,500 रुपये जो है लाके और स्वामी जी के चरणों में अर्पित किए। बोले साहब नीलामी लगाएं ब्रिटिश पीरियड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वामी जी ने वो लाल बंगला इस तरीके से हासिल किया था, वो भी एक ब्रिटिश पीरियड का, जिसमें मिस साहिबा रहती थी। हो सकता है आप लोगों ने ना देखी हो, मैंने देखी है उनको, गोरी और चट्टी थी और वो बिल्कुल उसी उसमें रहती। तो स्वामी जी ने वो पूरा एरिया अपने छात्रावास में मिलाया। आज भी वो लाल बंगले के रूप में खड़ा है। और काफ़ी जो है, जैसे बाबूजी ने कहा कि उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के लिए जगह दी, इसी तरीके से उन्होंने देखा कि बीज के लिए एक हमें ज़रूरत है कृषि फार्म की, तो उन्होंने वो ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि फार्म के रूप में बीज बनाने के लिए वो दान कर दिए। आज भी वो वहाँ पे कृषि फार्म के रूप में चल रहा है। ये बहुत बड़ी स्वामी जी की दान की हुई संपत्ति। बिल्कुल, कि समाज ने स्वामी जी के व्यक्तित्व कर्तव्य को देख करके दान भी दिया और ये महसूस किया कि हम संकोच से कुछ कह रहे हैं। मैं आपको इस बात को ऐसे बताऊंगा कि महाभारत सीरियल में दिखाया गया है कि कर्ण के पास एक साधु महात्मा आते हैं, कहते हैं भैया मुझे एक मुट्ठी जो है अनाज चाहिए। तो कर्ण एक बड़ा बर्तन में भर करके उसकी झोली में डाल देते हैं। और तो साधु कहता है भैया मैंने तो एक मुट्ठी मांगा था। तो कर्ण का जवाब जो आपने बताया बिल्कुल इसी प्रकार से था कि बाबा मेरी मुट्ठी छोटी है। आप जरा देने वालों की भावना तो देखिए कि दान भी दे रहे हैं और इस संकोच में बात कर रहे हैं कि मेरे पास कम है, यदि और रहा होता तो मैं सब कुछ दान में देता। ये व्यक्तित्व के ही प्रभाव से संभव हो सकता है, क्योंकि यदि हम किसी से कहें भैया हमें आज 100 रुपए दे दिए, तो पूछता है भाई क्यों, कब वापस करोगे, क्या काम करना है, क्यों जरूरत पड़ गई, आपके पास क्यों नहीं है। तो एक व्यक्तित्व जो समाज की सेवा में लगा पड़ा है, उन्हीं के साथ ऐसा कुछ संभव हो सकता है। ऐसे आचरण हमें भी सीखने चाहिए। मैं बाबूजी से कहूंगा युवा पीढ़ी के लिए कुछ आप भी संदेश दें। आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी युवा पीढ़ी बहुत भटक चुकी है जी, और वो लतें उनकी बिगड़ चुकी है। स्वामी जी की प्रेरणा भी ये रही, स्वामी जी ने बर्बत नशा उन्मूलन के लिए प्रण किया जी कि यहाँ का क्षेत्र अगर दारू शराब ये सब छोड़ दे। यहाँ तक स्वामी जी ने कहा कि जो समय चरस गांजा और अफीम जी, लोग अफीम पीते, तो उस समय स्वामी जी को ये देखते थे स्वामी जी की बाबा लोग भी आके दम लगा रहे हैं, तो स्वामी जी ने बाबाओं को भी डाला
और विद्यार्थियों को संदेश दिया कि भाई ये नशा छोड़ो, आगे बढ़ो, नशा छोड़ो, आगे बढ़ो। अगर आज की युवा पीढ़ी हमारी स्वामी जी की उस प्रेरणा को ले ले, केवल नशा छोड़ दे, क्योंकि हमारा 60% युवा पीढ़ी नशा से ग्रसित हो चुका है। आज तक का कार्य हमने तो 76 साल में चल रहे हैं, हमने नशा का नाम लिया कैसे लिया? और हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम नशा करते हो तो बताइए हमारे और आप में कितना फर्क है, आकलन करिए आप। क्या तो आपकी ताकत से हमारी ताकत कम है, कि आपकी अर्निंग से हमारी अर्निंग कम है? किस चीज़ में हम कम है? तो क्यों ये गंदी चीज़ करते हैं? इसलिए नशा उन्मूलन के लिए भी हमें बहुत इस नई पीढ़ी को जागृत करने की जरूरत है, और स्वामी जी का लक्ष्य भी उसमें आएगा और हमारे बच्चों का सुधार भी होगा। यही मेरा स्वामी जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया कि यदि हम नशे और जो है गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा प्रभावित होती है, हम सही सदमार्ग पर नहीं चल पाते, हमारी संगत अच्छी नहीं मिलती है, एक प्रकार से सारा जीवन ही गड्ढे में चला जाता है। तो आप लोगों ने जो अनुभव आपके शेयर किए हैं, जो नई पीढ़ी को आपने संदेश दिया है, और मैं नई पीढ़ी से ये आशा करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने आसपास जो भी अनुभवी लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया समाज के लिए, उनके व्यक्तित्व कृतित्व से आप सीखें, उनसे जुड़ें, उनके पास बैठें, थोड़ा समय बिताएं। कहते हैं जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं वहीं से रिटर्न आता है। यदि आप अपने बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त होंगी और अपने जीवन को आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव का ये पहला जो है विभागीय एक साक्षात्कार सम्मान समारोह था। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और हम पुनः किसी और विभाग के साथ इंटरव्यू में आपसे मिलते हैं। आपने हमें जो है ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने स्वामी जी के इस जन्मोत्सव पर जो ये व्यूह रचना की है जी, वो वाकई में समाज को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करेगी, ये मेरी शुभकामना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आशीर्वाद हम सलाखों पर रखते हैं, आशा करते हैं आप लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।